गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज हमारा टॉपिक है गठबंधन सरकारें, मिलीजुली सरकारें अर्थात कोalition गवर्नमेंट, जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में जो जनता के अपनी जो शक्ति का अभिव्यक्ति होती है विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से होती है। और हम भारत की बात करें, भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है जिसका हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया। और हमारी जो शासन व्यवस्था का जो ढांचा है वो संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों स्तर पर जो हमारी सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय व्यवस्था शासन की व्यवस्था होती है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है। कहने का तात्पर्य कि इसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तरह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल सेपरेट नहीं होती बल्कि जुड़ी हुई होती है। आप देखते हैं कि कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के अंदर से ही होता है। समझ गए आप? तो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, उनकी सबसे पहले जो लक्षण होता है, प्राथमिक लक्षण होता है, ये होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से किया जाता है और कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी भी होता है। और इस उत्तरदायित्व का आशय ये है कि वास्तविक कार्यपालिका और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पदों पर रहता है जब तक व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन अर्थात जिसको अपन लोकसभा कहते हैं और राज्य स्तर पर इसको विधानसभा कहते हैं का विश्वास प्राप्त होता है। समझ गए? कहने के तात्पर्य कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल तब तक ही पद पर बने रहने का उसका औचित्य है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका या विधानसभा का पूरा उसको समर्थन हासिल हो, उसका पूरा विश्वास हो। ठीक है, साधारण जन की भाषा में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह डिपेंड करता है कि व्यवस्थापिका के साधन लोकसभा में उसका विश्वास या विधानसभा में उसका विश्वास है या नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए आपको समझना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो मैंने भी आपको उल्लेख बताया ये इस प्रकार से है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वह बिल्कुल सेपरेट होता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। कार्यपालिका स्वयं राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जो जिसको भी नियुक्त करना चाहे कार्यपालिका का मेंबर बना सकता है। वहाँ पर कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता है और कार्यपालिका और व्यवस्था भी बिल्कुल सेपरेट होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है जो हमने ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटेन के जिस सरकार का जो ढांचा है उस ढांचे को हमने स्वीकार किया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। आई बात समझ में? अब इस संसदीय व्यवस्था में सर्वप्रथम केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका की जो लोकप्रिय सदन है, केंद्र की बात करें तो लोकसभा है और राज्य पर बात करें तो विधानसभा है, इनके चुनाव होते हैं। आई बात समझ में? और हमारे भारत का प्रत्येक 18 साल का प्रत्येक व्यक्ति युवा इन चुनाव प्रक्रियाओं में अपना हिस्सा लेता है, अपना मतदान करता है। और इन चुनावों में जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो ये राजनीतिक दल अपना एक नेता चुन लेता है और वह राज्य का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। बात समझ में आ गई आपको कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। इस चुनाव में जिसको भी बहुमत मिलता है तो हमारे संवैधानिक प्रमुख केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल ये फिर क्या करते हैं कि उसको फिर केंद्र में तो प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर उसको नियुक्त करते हैं। और तथा मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही उस एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है। बस शर्त यह है कि उस दल को स्पष्ट बहुमत विधानसभा में या लोकसभा में हासिल होना जरूरी है। अब ये होते ही फिर वो अपनी सरकार मतलब एक दलीय सरकार का गठन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम सभी को स्पष्ट है। अब लेकिन जब लोकप्रिय सदन के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, समझने वाली बात यह है जिसका हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे लोकप्रिय सदन राज्य में विधानसभा है और केंद्र में कौन है? लोकसभा। इन दोनों सदन की अगर बात करें, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, इनमें से किसी को भी जो आम चुनाव होते हैं हमारे विधानसभा के और लोकसभा के, इन चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। समझना यहाँ से है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब फिर क्या होता है
त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा का निर्माण होता है, उसकी स्थिति बनती है। त्रिशंकु मतलब मिलकर, अलग अलग राजनीतिक दल मिलकर एक मतलब सहयोगी दल मिलकर एक लोकसभा का निर्माण करते हैं, एक राज्यसभा या विधानसभा का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गया आपको? तब राजनीतिक दल और दलीय नेताओं के मध्य गठबंधन को जन्म देने वाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी जो राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के नेता हैं वो क्या करते हैं, वो फिर स्पष्ट बहुमत है नहीं कि कोई सरकार बना ले, फिर क्या करते हैं, सरकार बनाना भी जरूरी होता है। तो फिर क्या करते हैं कि ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं ये आपस में, इनके जो नेता हैं ये मिलकर एक गठबंधन को बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। और जो गठबंधन राज्य के प्रधान को अपने बहुमत से आश्वस्त कर लेता है, उस गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मिलीजुली सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, अब देखो मतलब विभिन्न दल समान विचारधारा, समान साझा कार्य तय करके और सहयोगी दल के रूप में गठबंधन का निर्माण करते हैं। और वो गठबंधन का जो नेता होता है या प्रमुख होता है वो हमारे, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति से, और राज्य की बात करें तो राज्यपाल को जाके ये आश्वस्त करता है कि मेरे पास बहुमत है और हम सरकार बना सकते हैं। ठीक है, फिर आश्वस्त करने के बाद में फिर गठबंधन के नेता को क्या करते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल आमंत्रित करते हैं और फिर वो गठबंधन का जो नेता होता है उसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलीजुली सरकार का गठन करते हैं। ये कहलाती है मिलीजुली सरकार। अर्थात मिलीजुली सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम दो और अधिक से अधिक कितनी भी भागीदारी राजनीतिक दल होते हैं और इस प्रकार से मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कुछ तय नहीं है कि मिलीजुली सरकार में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लगाकर कितनी भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिलीजुली सरकार का नाम प्राप्त करने के लिए सरकार को कम से कम दो दल तो भागीदार होना ही जरूरी है। दो से तो कम फिर एक होता है, एक कभी मिलीजुली सरकार होती नहीं है, तो ये कहलाती है मिलीजुली सरकार। स्पष्ट हो गया? अर्थात गठबंधन मिला, गठबंधन बनाकर या विभिन्न राजनीतिक दल शामिल एक गठबंधन में आकर एक मिलीजुली सरकार का निर्माण करते हैं जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत होता नहीं है, तो समान विचारधारा के दल मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं। ये होती है मिलीजुली सरकार। स्पष्ट हो गया? अब मिलीजुली सरकार होती है वो मतभेदों के बाद युद्ध एक संवेद सवर की होती है। मतलब अब देखो स्वाभाविक है कि कई क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, कई राष्ट्रीय दल होते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबका अलग अलग मैनिफेस्टो है, सबका अलग अलग घोषणा पत्र है, सबके अलग अलग हित हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय दल होते हैं वो तो हमेशा अपने क्षेत्रीय हितों को प्रधानता देते हैं, राष्ट्रीय हितों की बात नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कुछ मतभेद होता है कार्यक्रम में, विचारधारा में, सब कुछ होते हुए भी फिर भी उनमें एक समान स्वर में सब खड़े होते हैं। ऊपर से देखने पर गठबंधन सरकार चाहे कितनी ठोस प्रतीत हो लेकिन अंदर मतभेदों से भरी रहती है। कहने के लिए क्योंकि सत्ता में रहना सबको अच्छा लगता है, तो सत्ता में बने रहने के लिए ऊपर से जरूर वो कहेंगे हाँ हम सब एक हैं, लेकिन अंदर से अंदर देखें तो हमें काफ़ी मतभेद के स्वर दिखाई देते हैं और उसके गुण विद्यमान होते हैं। भागीदार दलों के मध्य विद्यमान ये राजनीतिक मतभेद ही दलों को अपना अलग अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने को प्रेरणा देते हैं। यानी जो भी उस गठबंधन में भागीदार दल है उनके मध्य जो भी राजनीतिक दल है, मतलब मतभेद है, राजनीतिक मतभेद है, वही अपने अपने अलग अलग दलों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रेरणा देते हैं और उसको प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब मिलीजुली सरकारें कोalition पॉलिटिक्स या सम्मिलन की राजनीति कह सकते हैं, उसका परिणाम होती है। और विभिन्न राजनीतिक दल सम्मेलन की इस राजनीति के चुनाव के पूर्व या चुनाव के पश्चात अपना सकते हैं। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन बनते हैं उन्हें अवसरवादिता का तत्व कम होता है, साथ साथ काम करने का आधार बन जाता है। और चुनाव के पश्चात या चुनाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए जो गठबंधन बनाए जाते हैं उनमें अवसरवादी का तत्व सबसे अधिक अंशों में विद्यमान होता है और यही बात गठबंधन को कमजोर भी करती है। अब देखो दो बड़ी बात बताइए इसमें। एक बताइए है कि चुनाव से पहले होने वाले गठबंधन कि ये हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं या विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या होते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल ये तय करते हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और फिर वो जो भी सहयोगी दल और जो भी उसके साथ गठबंधन में शामिल दल हैं वो जिस राज्य से, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने सीटों का आवंटन कर लेते हैं और वहाँ पे अपने प्रतिनिधि अपना जो क्या कहते हैं उम्मीदवार 5 निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा कर देते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक तो गठबंधन पहले से होता है, तो यहाँ पर अगर पहले से होता है तो वहाँ अवसरवादिता के अवसर कम होते हैं, तत्व कम होते हैं, ठीक है, और साथ साथ काम करने का एक आधार भी बन जाता है। और जहाँ पे गठबंधन में जहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा है तो फिर गठबंधन में शामिल अन्य पार्टी उसके सामने विपरीत में कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है, साथ मिलकर अपनी सीटों का आवंटन करके फिर अपना चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के मौका प्रस्तुति का मौका कम मिलता है। लेकिन चुनाव के बाद हो या चुनाव के बाद या जो चुनाव का जो परिणाम आता है उसके बाद में जो गठबंधन बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अवसरवादिता के तत्व भयंकर रूप से विद्यमान होते हैं। फिर ये राजनीतिक दल देखता है प्रॉफिट लॉस वाली, ये मौका देखता है कि किस तरफ खिसकना बेहतर रहेगा, किस तरफ अपन को राजनीतिक फायदा मिलेगा। तो ऐसे गठबंधन है, मतलब इस प्रकार के जो चुनाव के बाद में जो इस प्रकार का होता है तो ये गठबंधन को प्राय कमजोर करते हैं, लोकतंत्र को भी कमजोर करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम सभी को पता है कि गत वर्ष जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए, तो महाराष्ट्र विधानसभा में आप देखते हैं कि भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था। भाजपा और शिवसेना दोनों ने अपनी जो महाराष्ट्र लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन कर दिया था कि इतनी सीटों पे आप अपने कैंडिडेट खड़े करो और इतनी सीटों पर हम करेंगे, और पूरे टोटल विधानसभाओं में अपनी सीटें बांट करके विधानसभा के मतलब जो विधानसभा का चुनाव लड़ा साथ मिलकर। किसने? शिवसेना और भाजपा ने। दोनों ने कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया, मतलब उसका बहुत विरोध किया उसके खिलाफ, एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ अपना जो राजनीतिक मुद्दा था उनके खिलाफ बनाया, और अपने आप को भाजपा केंद्र में नहीं भाजपा सरकार और राज्य में जो पूर्व भाजपा सरकार इसकी उपलब्धियां गिना के ये दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ठीक है, अब देखो विधानसभा के चुनाव हुए, परिणाम आए। अब परिणाम ये रहा कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी उभरी, लेकिन इसको बहुमत नहीं मिल पाया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सबको अपनी अपनी सीटें मिली, लेकिन किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब वो मौका आया कि भाई हमारा गठबंधन है शिवसेना और भाजपा का, हम मिलकर चुनाव लड़ें, मतलब हम सरकार बनाए। चुनाव तो लड़ा साथ में रहकर, लेकिन अब सरकार बनाए। लेकिन शिवसेना ने क्या चाल चली, बहुत बड़ा अवसरवाद का मौका बनाया। उसने मांग कर दी कि मुख्यमंत्री मैं हूँगा। भाजपा ने कहा कि हमारे गठबंधन में चुनाव से पूर्व ऐसी कोई शर्त बनी ही नहीं थी कि चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। और अब आप बात कर रहे हो कि नहीं मुख्यमंत्री हमारा होगा, और आपकी तुलना में हमारी 3 गुना सीटें। एक छोटे दल बड़े दल को कैसे कह सकता है कि मुख्यमंत्री मेरा होगा? ऐसा कोई हमारा तय नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी दोनों दलों में एक प्रकार के गठबंधन में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई। अब फिर फायदा ये उठाया शिवसेना ने कि जिस शिवसेना की फाउंडेशन कांग्रेस के विपरीत में, कांग्रेस के विरुद्ध में हुई थी, उसी शिवसेना ने जाके कांग्रेस और एनसीपी से जाके समझौता कर लिया। आज ये है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। तो आप इसको क्या समझेंगे कि चुनाव से पूर्व गठबंधन अलग था, चुनाव के बाद में गठबंधन कुछ अलग हो गया। इस अवसरवाद की राजनीति नहीं कह सकते क्या? इस प्रकार के काफ़ी आपको भारतीय राजनीति में रोचक आपको उदाहरण मिलेंगे जो बिल्कुल इसकी ओर इंगित करते हैं। तो आज महाराष्ट्र में एक मिलीजुली सरकार है, एक गठबंधन सरकार है, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों दल मिलकर सरकार का निर्माण करके सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मिलीजुली सरकार जो होती है उनके लक्षण क्या क्या होते हैं समझते हैं। देखो सबसे पहले ये होता है, मिलीजुली सरकार को अगर समझना ही है सैद्धांतिक तौर पे, तो पहले इसे इस प्रकार से समझते हैं कि इसमें कम से कम 2 भागीदार दल होते हैं। कम से कम 2 भागीदार दल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 15 कितनी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ सीमा नहीं है। जब तक किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत, मतलब गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उसमें जितनों की जरूरत होती है इतने तक वो राजनीतिक दलों को शामिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि भागीदार दल गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। भागीदार जो दल होते हैं वो गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। लक्ष्य सारभूत रूप से प्राप्ति हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्राप्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य जो भी उस गठबंधन में शामिल दल हैं
वो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए सब कुछ उसके साथ जुड़ते हैं, और वो किसी प्रकार से भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा ये बताया कि गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार गठबंधन में आप जुड़ गए तो आप स्थायी उसी दल गुट के साथ या गठबंधन के साथ रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार देखा गया है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करके अकेले सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अकेले वो चुनाव लड़ते हैं कि हमारा जनाधार बहुत बड़ा है, हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। दूसरे ऐसे भी हमारे यहाँ पर उदाहरण मिलेंगे आपको कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो उनको पता है कि हमारा इस क्षेत्र विशेष में बहुत बड़ा प्रभाव है, हम हर समय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको सत्ता सुख बहुत नज़दीक, बहुत प्यारा लगता है। तो केंद्र में आप देखेंगे किसी भी की सरकार बने, यूपीए सरकार बने कि एनडीए सरकार बने, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे राजनीतिक दल है लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी। अब इन्होंने सन 2000 के बाद में आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी लोकसभा चुनाव हुए, जितनी सरकारें रही, सब में ये सब तब से कंटिन्यू सत्ता में रहे। ये यूपी में भी मंत्री रहे, एनडीए में भी मंत्री रहे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गठबंधन है एक प्रकार अस्थायी प्रबंध होता है। ठीक है। अब मिलीजुली सरकारें, ये मिलीजुली सरकार का जो गठन है वो समझौते के आधार पर होता है। इसमें कठोर सिद्धांतवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वहाँ आपको समझौता करना पड़ता है अपने सिद्धांतों से, अपनी विचारधाराओं से, काफ़ी कुछ, क्योंकि अगर सत्ता प्राप्त करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए ये जो कुछ भी होता है वो समझौते से तय होता है। एक नियमित और एक निर्धारित साझा कार्यक्रम होता है। सभी राजनीतिक दल होते हैं कि हमारी ये मांग है, हमारी मांग ये पूरी होती है तो हम आपके साथ आ सकते हैं, आपके गठबंधन से जुड़ सकते हैं, अगर नहीं करते तो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए कई बार मन न चाहकर भी ऐसे राजनीतिक दलों की अपेक्षित जो मांगे होती है वो स्वीकार करनी पड़ती है, उनको सरकार के कार्यक्रम में लाना पड़ता है। ठीक है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मिलीजुली सरकार ऐसे न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है जिससे सत्ता में भागीदार दल अपनी विचारधारा की दृष्टि से आदर्श मानकर नहीं पर समझौते की दृष्टि से अपनाते हैं। इस दृष्टि से मिलीजुली सरकारें यथार्थवाद पर आधारित होती हैं। आई बात समझ में? सब कुछ अपना प्रॉफिट लॉस नाप तोल करके फिर देखते हैं कि मुझे किस प्रकार से मेरे हितों की पूर्ति हो रही है, और मेरे विशेषकर क्षेत्रीय दल तो इसमें बहुत ही प्रभावी होते हैं। तो ये सब कुछ देख के अपना नफा नुकसान देखकर फिर ये समझौते में शामिल होते हैं, गठबंधन में शामिल होते हैं और अपने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला है मिली जुली सरकार की जो संकल्पना है और प्रबंध की जो मूलभूत विकासशीलता होती है, और ये विकासशीलता अनेक रूप में भी हो सकती है। ये सरकार नवीन और चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए किसी विशेष राजनीतिक तकनीक को अपना सकती है। इसके अतिरिक्त सहमिलन की राजनीति में एक राजनीतिक दल आज जिसका सबसे अधिक प्रबल रूप से विरोध हो रहा है, ये विरोध कर रहा है, कल उसे अपना सहयोगी समझ सकता है। आप देखते हैं 1988-89 में जनता दल कांग्रेस का सबसे प्रमुख विरोधी और भाजपा को कुछ समय तक सहयोगी समझता था, लेकिन बाद में देखते हैं कि जनता दल ने भाजपा को प्रमुख विरोधी और कांग्रेस को कुछ समय तक सहयोगी बना लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में कोई तय नहीं होता है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका दुश्मन है। आज कोई राजनीतिक दल जो बिल्कुल किसी के विरुद्ध में खड़ा है तो आने वाले समय में उसका प्रमुख साझेदार या सहयोगी दल के रूप में भी वो खड़ा हो सकता है। इसलिए ये हमारे ये राजनीतिक एक दल या गठबंधन है वो अपने हितों को देखते हुए काम करते हैं। ऐसे कई राजनीतिक दल है हमारे भारत में जो कभी भाजपा के सख्त विरोधी थे और कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। आज अगर हम देखें तो वो आज भाजपा के कट्टर समर्थक बने हुए हैं, कांग्रेस के घोर विरोधी बने हुए हैं। तो इनका हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ बहुत बड़ा बदलाव दिखता है और ये अपने हमेशा कार्यक्रम और उसको देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इनका कोई तय नहीं माना जाता है कि कौन किसके साथ स्थायी रूप से, इसलिए कह सकते हैं कि ये गठबंधन है वो अस्थायी है और इस प्रकार से वो अपना काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में आप देखेंगे 1967 आम चुनाव के बाद में एक कांग्रेस का जो एकाधिकार था वो धीरे धीरे उसको चुनौती मिलती है, उसमें कमी आती है। और देखते हैं कि 1967 यानी चौथे आम चुनाव के बाद से तो कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन केंद्र में जरूर कांग्रेस एक सत्र शासन बना रहा। आप देखेंगे 77 से 80 का जो ये 3 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो विशेषकर लगभग 88-89 का कुछ साल 1.5 साल का समय निकाल दें तो 1996 तक कंटिन्यू कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा है हमारे भारत में। लेकिन 88-89 के बाद से जो वीपी सिंह
और चंद्रशेखर की सरकार के बाद से 2014 तक कंटिन्यू हमारे भारत में मिलीजुली सरकार बनी। और ये जो मिलीजुली सरकार, इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हाँ, ये अलग बात है कि 16वीं लोकसभा चुनाव में और 17वीं लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार सत्ता हासिल की और सरकार का संचालन किया।